जय हिंद दोस्तों, फिर एक बार आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओपी एकेडमी में। पिछले दो वीडियो में हमने ये दोनों जो एग्ज़ाम्स होती है उनके बीच में थोड़ा सा कंपैरिजन कर लिया कि भाई साहब ये इसका मतलब इसमें कैसा सिलेबस होता है, इसमें क्या होता है। इसे अलग अलग हमने मतलब बहुत अलग अलग एस्पेक्ट्स को लेकर, अलग अलग पहलुओं को लेकर हमने ये दोनों को कंपेयर किया। तो अब आप बोलोगे आपने कंपेयर तो कर लिया, लेकिन अब हम ऐसा चाहते हैं कि हमें दोनों एक साथ करना है, तो अब हम क्या करें। तो देखो, दोनों एक साथ हो सकती है, दोनों एक साथ बिल्कुल हो सकती है। देखो, या अगर अगर देखो आपने आपके अगर ये PCM ये तीन सब्जेक्ट्स अगर आपके हैं, तो आप ये दोनों एक साथ आराम से कर सकते हो अलग। लेकिन अगर आपके PCB ये तीन सब्जेक्ट्स है, तो आप जो है आप ये वाली जो एग्ज़ाम है, ये नीट और CET, ये दोनों एक साथ कर सकते हो। हाँ, लेकिन अब बात आती है ये PCMB, ये बच्चे क्या करें। तो देखो, अब PCMB लेने वालों में ना तीन कैटेगरीज होती है। सबसे पहली कैटेगरी होती है जो उन्होंने इसलिए लिया होता है। देखो, उनको करना इंजीनियरिंग होता है, लेकिन वो बायोलॉजी सिर्फ मतलब एक बैकअप ऑप्शन की तरह रखते हैं। दूसरी कैटेगरी होती है कि उनको करना PC और B होता है, लेकिन वो मैथमेटिक्स या तो फिजिक्स के लिए रखते हैं, या फिर क्योंकि फिजिक्स में मैथ्स काम आता है, तो वो या तो फिजिक्स के लिए रखते हैं या फिर वो रखते हैं मैथमेटिक्स एज अ बैकअप। लेकिन देखो, तीसरी कैटेगरी ऐसी होती है कि इनके चारों सब्जेक्ट होते हैं। तो अब मैं मतलब कि अगर किसी के मन में डाउट आता है कि क्या हम ये चारों के चारों एग्जाम की प्रिपरेशन एक साथ कर सकते हैं या नहीं। तो देखो, अगर आपको ये चारों के चारों एग्जाम की प्रिपरेशन एक साथ करनी है, मतलब आपको ऐसा रखना है कि मैं दूंगा चारों भी, लेकिन जिसमें अच्छे मार्क्स है उसके आगे मैं चला जाऊंगा। मतलब वो अच्छे मार्क्स है जिसमें एडमिशन हो जाएगा, मैं चला जाऊंगा। मान लो जैसे आपने ये चारों भी एग्जाम दे दी और आपको जेई में अच्छे नंबर आ गए, और आपने जेई क्रैक करके मेंस एडवांस दोनों क्रैक करके आप चले गए IIT में। तो ये भी हो सकता है अगर आपके नीट में अच्छे नंबर आए तो आप अच्छे MBBS कॉलेज में लग सकते हैं। मान लो आपके ये जो PCM वाली CET है उसमें अच्छे नंबर आए तो महाराष्ट्र के किसी बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेज में कर सकते हैं। या फिर अगर मान लो ये PCB वाले CET में अच्छे नंबर आ गए तो आप फार्मेसी कर सकते हो, B फार्मेसी जो आपको करना है। तो देखो, सवाल तो वही है कि क्या चारों एक साथ हो सकते हैं। देखो, चारों एक साथ तो हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे JEE CET एक साथ हम कैसे करेंगे, फिर बात करेंगे नीट CET हम एक साथ कैसे करेंगे, और फिर ये चारों के बारे में बात करेंगे। तो चलो, पहले मैं ये सब रफ कर देता हूँ। तो अभी सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या ये JEE यानी कि हमारी जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम और जो हमारी MHT CET है। हाँ, अब देखो, सबसे पहले तो कोई भी आप एंट्रेंस एग्जाम या कोई भी एग्जाम आपको अगर अच्छे से क्रैक करनी है, या फिर वो एग्जाम आपको अच्छे से जीतनी है, तो आपको सिलेबस बताना जरूरी है। सिलेबस सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो देखो, सबसे पहली बात सिलेबस। अब देखो, मैंने वीडियो में बताया था कि इस एग्जाम के लिए आपको महाराष्ट्र बोर्ड्स की बुक चाहिए, चाहिए। और इस एग्जाम के लिए आपको NCERT मतलब NCERT करना चाहिए इस एग्जाम के लिए, अच्छा रहता। तो देखो, अब पहले मान लो कि आपने ये बुक से अच्छी पढ़ाई कर ली, महाराष्ट्र बोर्ड्स 11th 12th की दोनों बुक से बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली, तो ये तो आप आराम से जीत लोगे ये एग्जाम। लेकिन मान लो आपको ये भी करना है, लेकिन आपने पढ़ा सिर्फ ये है, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो है ये इसके लिए इनफ है। हाँ, मुझे नहीं लगता कि ये जो है ये इसके लिए इनफ है। अब देखो, मान लो इसमें भी आप क्या कर सकते हो, अगर आपने सिर्फ ये वाली बुक्स पढ़ी है तो आप क्वेश्चन इसके लगाओगे, आसान वाले बन जाएंगे, लेकिन थोड़े डिफिकल्ट आते ही आप इसमें अटक जाओगे, इसमें तो आप बन जाओगे। अब मान लो, चलो छोड़ो, अब ये बाजू में रख दो ये बुक्स। अब मान लो आपने NCERT पढ़ ली,
एनसीईआरटी आपने 11 12 दोनों बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ी है, तो उसमें भी आपका ये वाला जो एग्जाम है ये तो आप आराम से जीत लोगे, आराम से। बस एक बात होती है कि भाई जब भी आप ये दोनों में से कोई भी बुक्स पढ़ो तो पूरे चैप्टर कवर करना जरूरी है। यहाँ पे लिख लो स्टार करके, इट इज नेसेसरी टू लर्न ऑल टॉपिक्स फ्रॉम टेक्स्ट बुक। देखो भाई एक भी चैप्टर छूटना नहीं चाहिए। हाँ मान लो अभी एक देखो, अब ये दोनों बुक में डिफरेंस क्या होता है? सबसे पहली बात डिफरेंस कुछ भी नहीं होता है, बस ये जो है ये एनसीईआरटी ने डिज़ाइन की हुई है और ये जो महाराष्ट्र बुक्स जहाँ पे डिज़ाइन होते हैं वहाँ पे उनको फ़र्क अगर बात करें तो एक फ़र्क है कि देखो कुछ जो एनसीईआरटी में जो कुछ टॉपिक्स है, जो एनसीईआरटी के 11th क्लास 11th में जो कुछ टॉपिक्स है वो यहाँ पे 12th में है, और कुछ टॉपिक्स जो यहाँ पे 12th में है वो यहाँ पे 11th में है, ऐसा है। तो देखो कुछ गलत हो गया क्या? नहीं नहीं। तो देखो जो अब मान लो जैसे टॉपिक है रोटेशनल मोशन, टॉपिक है रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन या फिर रोटेशनल डायनामिक्स, जो कुछ भी कह लो, तो ये जो टॉपिक है वो एनसीईआरटी में 11th में है और महाराष्ट्र के बोर्ड्स के बुक्स में ये टॉपिक 12th में। और एक टॉपिक है जैसे केमिस्ट्री का या फिर फिजिक्स, दोनों का जो थर्मोडायनामिक्स है, थर्मोडायनामिक्स ये जो है वो यहाँ पे 12th में है और यहाँ पे 11th में। बस इतना ही फर्क है, बाकी कुछ नहीं, कुछ 11th में कुछ 12th में, ऐसा है। अब जैसे देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अब कैसा है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा टॉपिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो यहाँ पे 11th में है लेकिन यहाँ पे तो वो 12th में। तो बस यही फर्क है, कुछ चैप्टर जो है थोड़े से इधर उधर है, लेकिन एक बात तो है कि सबसे अगर वेल स्ट्रक्चर्ड, मतलब सही से स्ट्रक्चर उसका है, सही से सीक्वेंस अगर किस में है तो वो एनसीईआरटी में। तो चलो सर अभी आपने तो बता दिया कि अब हमें क्या करना चाहिए, किसके लिए या फिर क्या फ़ायदा होगा, लेकिन अब हम दोनों करने के लिए करें क्या, ये तो आपने बताया नहीं। तो देखो दोनों भी करने के लिए मैं एक सिंपल टिप बताता हूँ, आपको ये एनसीईआरटी फॉलो करनी है। देखो आप क्या करो, सबसे पहले एनसीईआरटी आप टॉपिक्स सारे, लगभग सारे टॉपिक्स आपको हो जाने चाहिए। हाँ उसमें भी एक सीक्वेंस होता है कि पहले कौन सा, मतलब किस टॉपिक को ज़्यादा वेटेज है तो वो पहले करना, फिर उसके बाद कम वेटेज वाला, फिर उसके बाद ऐसे सीक्वेंस आप, वो भी मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में ज़रूर बताऊंगा। तो देखो एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी आपको सीक्वेंस से फॉलो करना है। अगर आपने एनसीईआरटी फॉलो किया तो मैंने बताया कि एनसीईआरटी से आपका ये तो आराम से हो जाएगा और ये इसका बेस भी बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा। अब देखो अब बात आती है क्वेश्चंस की। देखो एनसीईआरटी आपने कर लिया, पढ़ लिया आपने, अब देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक चैप्टर उठाना है। अभी जैसे मैंने बताया, चलो मान लो हमने ये रोटेशनल मोशन का हमने ये टॉपिक उठाया और ये टॉपिक हमने एनसीईआरटी से पढ़ रखा है। अब आपको सबसे पहले एमएसटी सीईटी के इसके एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। देखो बुक्स आती है, जिसमें से बुक्स आती है उसमें से आपको ये सॉल्व करना है। एमएसटी सीईटी के लिए बुक्स आती है, जेई के लिए बुक्स आती है, पब्लिकेशंस के बारे में भी आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि कौन से पब्लिकेशंस अच्छे हैं। तो देखो एमएसटी सीईटी के आपको क्वेश्चंस लगाने हैं रोटेशनल मोशन के। ये आपने इस चैप्टर में से 50-60 इसके क्वेश्चंस लगा लिए, मान लो 50 से 60 आपको एमएसटी सीईटी के क्वेश्चन लगाने हैं। अब इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आ गए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें पीवाईक्यूज भी आ गए, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आ गए, साथ में इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐसे एग्जांपल्स भी आ गए। अब ये 50-60 एग्जांपल्स आपने एमएसटी सीईटी के सॉल्व किए, फिर आपको आना है जेई पे और यहाँ पे भी 50-60 एग्जांपल आपको सॉल्व करने हैं, जेई के सॉल्व करने हैं 50-60 एग्जांपल्स। तो देखो अब आपकी अल्टीमेटली दोनों की तैयारी हो गई। एनसीईआरटी से आपने इसका काम कर दिया, इसके 50-60 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए,
इसका काम कर दिया, एनसीईआरटी से इसका भी बेस क्लियर हो गया है जेई का, और इसके भी 50-60 क्वेश्चन आपने लगा लिए। और अब बात आती है कि भाई साहब मतलब अगर इसमें से किसी क्वेश्चन के ऊपर मैं अटक जाता हूँ, तो एक आपको क्या करना है, सबसे पहली बात आपको तो ये तो आसान होते हैं, इसमें तो कुछ ज़्यादा मतलब अगर इसमें प्रॉब्लम आया तो ये पढ़ना है। अगर इसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम कुछ आ जाता है तो आपको मान लो जैसे गूगल पे वगैरह अच्छे नोट्स मिलते हैं, गूगल पे मिलते हैं या फिर कहीं पे भी जेई के इस टॉपिक के नोट्स मिल सकते हैं, या तो वो उठा लो या फिर किसी दोस्त से पूछ लो जो जेई के लिए, जो पूरी तरीके से जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा है। हाँ, और एक बात, अगर आप देखो सबसे पहली बात आती है जेई मेंस के 50-60 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। अब आप पूछोगे सर सिर्फ मेंस की क्यों, देखो अगर आपने मेंस के यहाँ पे सॉल्व कर लिए तो मेंस और एडवांस के बीच में थोड़ा बहुत गैप होता है, तो उसमें आप एडवांस लेवल के सॉल्व कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर ऐसा नहीं कि पूरे 50-60 में आपको ये 50-60 में से मान लो अगर आपने 50 क्वेश्चन मान लो जेई के सॉल्व किए, इसमें से आपको 40 से 45 मेंस के करने हैं और 5 से 10 आपको करने हैं एडवांस के। जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है एक आध एडवांस का सवाल इसमें फंसा देगा, आपको मेंस में डाल देगा और फिर आप वहाँ पे थोड़ा सा फंस सकते हो, इसलिए आपको 50-60 इसके भी सॉल्व करने हैं। तो देखो अभी देखो फिर एक बार बताता हूँ। सबसे पहला स्टेप, एक बार हम ये मिटा देते हैं और पूरी तरीके से एक बार ठीक से लिख लें। तो देखो हमने अभी ये मिटा दिया। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप देखो, स्टेप्स लिखते हैं यहाँ पर। सबसे पहली स्टेप है फॉलो एनसीईआरटी। देखो मुझे ना एनसीईआरटी सबसे बढ़िया सिलेबस लगता है, ये मैं बार बार इसलिए क्यों बोल रहा हूँ कि सच में मैंने जब भी महाराष्ट्र बोर्ड्स के बुक से पढ़ा है तो मुझे जितना समझ में आया ना, तो उससे 10 गुना ज़्यादा मुझे समझ में आया जब मैंने एनसीईआरटी से, बहुत ही बढ़िया। थोड़ी अब देखो चैप्टर्स इसमें बड़े बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें समझाया बहुत ही बढ़िया तरीके से जाता है, लैंग्वेज बहुत ही आसान होती है, एग्जाम्पल्स बहुत सारे होते हैं। फॉलो एनसीईआरटी के बाद सॉल्व सीईटी लेवल क्वेश्चंस। देखो आपको कभी भी अगर दोनों की तैयारी करनी है, तो अगर आप सिर्फ सीईटी की तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ सीईटी के 50-60 में मैं बोलता हूँ 100-200 कर दो, 100-200 नहीं 100-150 सीईटी के कर दो। हाँ, लेकिन अगर आप सिर्फ जेई की तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ जेई के यहाँ पर आप 100-150 कर दो। लेकिन अगर आप दोनों करना चाहते हो तो आपको एक काम करना है। पहली बात आती है पहले तो एनसीईआरटी फॉलो कर ली भाई साहब, अब हम सॉल्व सीईटी लेवल क्वेश्चंस। क्यों? देखो सीईटी और जेई में क्वेश्चंस की लेवल सीईटी में आसान होती है, तो आप पढ़ोगे, उसके बाद आप सीईटी लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करके थोड़े आसान, फिर उसके बाद डिफिकल्ट पे जाना। क्योंकि देखो अगर यहाँ से आप सीधा यहाँ पे आ गए और 1-2 सवाल फंस गए, मान लो आपको आए नहीं या फिर आपने ट्राई किया लेकिन उसका आंसर आ ही नहीं रहा है या फिर आंसर गलत आ रहा है, तो आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ से यहाँ आते हो तो यहाँ पे थोड़े से आसान सवाल होते हैं, यहाँ पे आपको अगर सवाल बन गए आपके, तो आपका कॉन्फिडेंस आएगा और आप उसी कॉन्फिडेंस से यहाँ पर पहुंच जाओगे, फिर यहाँ पर आप उसी कॉन्फिडेंस से सवाल सॉल्व करने लगोगे। और देखो आगे वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा भी कि सवाल कैसे, कितना भी डिफिकल्ट सवाल हो उसको आसान कैसे बनाना है। तो देखो ये 3 स्टेप्स होती है जेई और सीईटी साथ में करने के लिए। हाँ, अब देखो अब बात आती है नीट और सीईटी की। नीट और सीईटी की तो देखो मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों का साथ में पढ़ाई करके ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होना है, क्योंकि देखो अगर आप जेई और सीईटी देखो तो इन दोनों से सिर्फ इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन होते हैं, ये मैंने बताया सिर्फ इंजीनियरिंग के लिए, लेकिन यहाँ से होते हैं फार्मेसी के लिए और यहाँ से एमबीबीएस के लिए। तो देखो आपको पहले ही तय कर लेना है कि मुझे एमबीबीएस करना है, एमबीबीएस बीएचएमएस करना है या फार्मेसी। अगर आपको एमबीबीएस बीएचएमएस करना है तो नीट पे फोकस, फॉलो एनसीईआरटी, फॉलो एनसीईआरटी देन सॉल्व नीट लेवल क्वेश्चन। पहले स्टेप इसमें एनसीईआरटी, फिर सॉल्व नीट लेवल क्वेश्चंस।
अगर आपको MBBS BHMS करना है तो। लेकिन अगर आपको फार्मेसी करना है, बी फार्मेसी डी फार्मेसी, तो एक ही काम करना है आपको, MHT सीट, फिर आप MH बोर्ड्स के बुक्स आराम से फॉलो कर सकते हो। हाँ, अगर आपको इसमें भी NCERT बुक फॉलो करना है तो बहुत ही अच्छा, आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन बेस लेवल पे आप MH बोर्ड्स भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन है MHT CT के लिए, या तो MH बोर्ड्स भी कर लो या फिर NCERT भी कर लो। और फिर आता है सॉल्व CET क्वेश्चंस, CET लेवल के क्वेश्चंस। तो ये देखो, इन दोनों का अगर आप साथ में पढ़ाई करना चाहते हो तो इसके लिए भी यही 3 स्टेप है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि दोनों का साथ में पढ़ाई करके कुछ फ़ायदा है, क्योंकि देखो दोनों साथ में पढ़ाई करोगे तो यहाँ से MBBS के लिए एडमिशन होना है, MBBS BHMS, और यहाँ से फार्मेसी के लिए, तो आप पहले ही तय कर लो कि आपको क्या करना है। तो देखो, अब ये तो बात होगी। अब सबसे मेन मुद्दा, अगर किसी का PCMB ग्रुप है तो वो बंदा क्या करे, मतलब उसको अभी भी कंफ्यूजन है कि मुझे JEE करनी है, नीट करनी है, CET करनी है, क्या करनी है। तो क्या चारों एग्जाम्स की तैयारी को एक साथ कर सकता है? तो देखो, PCMB ये चार, अब देखो बात आती है, क्या ये चारों JEE, नीट, MHT CET, और देखो MHT CET के दोनों ब्रांचेस, जो PCM का भी, MHT CET 2 ब्रांचेस में कंडक्ट होती है, एक PCM ब्रांच की और एक PCB ब्रांच की। अब देखो, जो जिसका PCM ग्रुप है वो ये वाली MHT CET देगा इंजीनियरिंग की, जिसका PCB ग्रुप है वो ये वाली देगा। अब मान लो एक बंदा है जो PCMB का है और उसको अभी भी कंफ्यूजन है, लेकिन अब उसने तय किया कि मुझे क्या मैं चारों एक साथ कर सकता हूँ, उसके दिमाग में आया, तय नहीं किया, क्या मैं चारों एक साथ कर सकता हूँ, क्या ये पॉसिबल है या फिर ये इम्पॉसिबल है। देखो, इम्पॉसिबल तो कोई भी चीज़ नहीं होती। देखो, अगर हम लिखे वर्ड इम्पॉसिबल, अगर हम वर्ड इम्पॉसिबल लिखे तो ये खुद वर्ड कहता है कि आई एम पॉसिबल, तो हम कौन होते हैं भाई इम्पॉसिबल बोलने वाले। देखो, इम्पॉसिबल वर्ड खुद ही कह रहा है कि आई एम पॉसिबल, मतलब कुछ भी यहाँ पर इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये खुद वर्ड कह रहा है कि आई एम पॉसिबल। तो देखो, ये पॉसिबल है, लेकिन इसमें मेहनत आपको करनी पड़ेगी, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। मान लो जैसे आप दिन में, अगर आप दिन में 24 घंटे होते हैं, उसमें से आप मान लो 8 से 9 घंटा सोते हो, तो आपके पास 15 घंटे बचते हैं, तो उस 15 में से आपको 14 घंटे मिनिमम पढ़ना होगा, मिनिमम बोल रहा हूँ, 14 घंटे आपको पढ़ना होगा अगर ये चारों एक साथ करनी है। हाँ, और अगर मेरी माने जाए तो चारों एक साथ मतलब पढ़े ही मत, क्योंकि देखो क्या होता है, कई बार ना चारों एक साथ पढ़ने में क्या हो जाता है, थोड़ा सा मैनेजमेंट बिगड़ जाता है। कभी कभी हमें फिजिक्स डिफिकल्ट लगता है तो हम फिजिक्स पे पूरा फोकस कर देते हैं, हाँ, और बायो आसान लगता है तो बायो को हम छोड़ देते हैं। तो थोड़ी देर बाद, अगर थोड़े दिन बाद हम देखेंगे तो हमको फिर बायो डिफिकल्ट लगने लगेगा, क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं और पुराना हम भूल गए। तो देखो, आगे के वीडियोस में ये भी आएगा कि पुराना जो पढ़ा है वो भूले कैसे ना, मतलब एक बार पढ़ लिया तो वो लॉन्ग टर्म के लिए उसको कैसे हम नहीं भूलेंगे और बार बार रिवीजन कैसे करी जाती है, ये भी हम आगे के वीडियोस में ज़रूर पढ़ेंगे। तो कभी कभी हमें केमिस्ट्री जो है डिफ़िकल्ट लगने लगता है, तो हम केमिस्ट्री पढ़ने लगते हैं और फिर हमें लगता है कि यार फिज़िक्स तो मैंने पढ़ ली तो वो आसान है, तो हम फिज़िक्स छोड़ देते हैं। तो ये चारों सब्जेक्ट में ये हो जाता है कि आपका थोड़ा सा मैनेजमेंट बिगड़ जाता है, थोड़ा सा बिगड़ जाता है। तो अगर मेरी मानो तो या तो आप तीनों, या तो आप जेई कर लो, जेई सीईटी कर लो, एक सीईटी कौन सी भी, या तो आप नीट सीईटी कर लो। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में है कि मुझे चारों करना है, अगर ये कही हुई बात आपको सच करनी है कि इम्पॉसिबल शब्द ही खुद कहता है कि आई एम पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी तो भाई साहब ये 14 घंटे। और देखो, हाँ, एक बात और इसी वीडियो में बता देता हूँ, आगे नहीं, कभी भी जो हमारे आवर्स होते हैं, स्टडी आवर्स, उनको गिनने की गलती मत करना, उनको गिनना ही नहीं है, काउंट नहीं करना है कि हाँ आज मैंने 6 घंटा पढ़ा, 7 घंटा पढ़ा। आपको देखना है कि क्या आज मैंने ये टॉपिक क्लियर कर लिया, क्या मैंने ये टॉपिक ऐसा क्रिस्टल क्लियर कर दिया है कि मुझे इससे कोई भी क्वेश्चन आए तो मैं आराम से उसको सॉल्व करूँगा। काउंट कभी भी मत करना कि कितने घंटे आज पढ़ा या फिर कल कितने घंटे पढ़ा, ये गलती कभी भी मत करना।
तो यही अब आगे भी मैं पढ़ाई मतलब वीडियो लाता रहूँगा जिसमें मैं बताऊँगा कि भाई साहब सिलेबस को ठीक से, सिलेबस को कैसे मैनेज किया जाता है, या कौन सा टॉपिक आपको पहले करना चाहिए जेई नीट सीईटी के लिए 11वीं 12वीं के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। और आगे ये भी बताऊंगा कि रिवीजन कैसे की जाती है बार बार, या फिर जो हम पुराना भूल जाते हैं वो कैसे भूलें ना, एक बार पढ़ के उसके बाद तुरंत रिवीजन करके हम कैसे ये याद रखेंगे। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।